नमस्कार, मैं हूं अभिनव और आप देख रहे हैं अभिनव कुमार अनफिल्टर्ड। द ब्रेकडाउन के पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसा सवाल लेकर आया हूं जो शायद आपने अभी तक किसी चैनल पर सुना नहीं होगा। सवाल ये नहीं कि राघव चड्ढा आपसे क्यों गए, सवाल ये है कि उनके जाने के बाद उन करोड़ों आम आदमी का क्या होगा जिसकी आवाज पार्लियामेंट में उठाते थे। जो डिलीवरी बॉय 5 बजे उठकर 15 मिनट काम करता है और शाम को 763 रुपये लेकर घर जाता है, उसका क्या। जो मिडिल क्लास परिवार दिल्ली से पटना जाने के लिए 12,000 की फ्लाइट की टिकट देखकर हाथ खींच लेता है, उसका क्या। जो टेलीकॉम कंपनी को पैसे देकर 2 GB डाटा खरीदता है, 500 MB बचाता है और रात के 12 बजे वो डाटा गायब हो जाता है, उसका क्या। ये सवाल आज बहुत जरूरी है क्योंकि 24 अप्रैल 2026 को भारतीय पार्लियामेंट की एक ऐसी आवाज चली गई जो इन्हीं मुद्दों के लिए जानी जाती थी। 24 अप्रैल 2026 ये तारीख भारतीय राजनीति में एक बड़े भूचाल के रूप में दर्ज हो गई। राज्यसभा MP राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। और ये सिर्फ 3 लोगों की बात नहीं है। स्वाति महिवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह भी इनके साथ थे। इस तरह राज्यसभा में आपके 10 में से 7 MP बीजेपी में चले गए। सोचिए, एक ही दिन में एक पार्टी के राज्यसभा के स्ट्रेंथ लगभग खत्म हो गई। लेकिन मैं आज ये आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये उस आम आदमी के लिए एक झटका है जो हर रोज पार्लियामेंट से उम्मीद रखता है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। राघव चड्ढा 37 साल के हैं, चार्टर अकाउंटेंट वाले बैकग्राउंड, आपके इंसेप्शन से ही पार्टी से जुड़े थे। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें 2012 में दिल्ली के लोकपाल बिल के ड्राफ्टिंग में शामिल किया था। वो आपके सबसे रिकॉग्नाइजेबल नेशनल फेसेस में थे। लेकिन जो चीज उन्हें बाकी पॉलिटिशियन से अलग करती थी वो थी उनका पार्लियामेंट में काम करने का तरीका। वो डिबेट्स में जाते थे लेकिन माइक्रोफोन हाथ में लेकर स्लोगन नहीं देते थे, वो डाटा लाते थे, फैक्ट्स लाते थे और ऐसे मुद्दे उठाते थे जो आम आदमी की जिंदगी से सीधे जुड़े थे। उन्होंने GST, इनकम टैक्स, एयर पोल्यूशन, वाटर कंसर्न, पब्लिक हेल्थ केयर, एजुकेशन, रेलवे पैसेंजर इशू, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जैसे विषयों पर पार्लियामेंट में बात की। लेकिन कुछ स्पेसिफिक मुद्दे ऐसे थे जो उनकी पहचान बन गए थे। सबसे पहले बात करते हैं गिग इकोनॉमी की। 2025 से 2026 के बीच राघव चड्ढा का सबसे सस्टेन कैंपेन जो गिग इकोनॉमी को लेकर था। स्पेशली वो एल्गोरिथमिक सिस्टम जो डिलीवरी वर्कर्स के पेमेंट रेटिंग और डिसिप्लिन को कंट्रोल करते थे। उन्होंने पार्लियामेंट में एक ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट की अर्निंग का स्क्रीनशॉट दिखाया। 28 डिलीवरीज, करीब 15 घंटे का काम और कमाई सिर्फ 763, जिसे उन्होंने सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन हिडन बिहाइंड एप्स एंड एल्गोरिथम्स कहा। ये सुनकर देश हिल गया और नतीजा यह, जनवरी 2026 में सरकार ने ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी को 10 मिनट डिलीवरी प्रमोट करने से रोक दिया। कंपनीज ने बाद में लेबर मिनिस्टर मनकोस मांडविया के साथ मीटिंग के बाद 10 मिनट डिलीवरी अपने ब्रांडिंग से हटा लिया। ये छोटा लग सकता है लेकिन यह पार्लियामेंट की वो ताकत है जो तब काम करती है जब सही आवाज वहां पहुंचती है। दूसरा मुद्दा था एयर फेयर का। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में कहा कि अगर मुझे कल दिल्ली से मुंबई जाना हो तो टिकट 14,000 है, लेकिन दिल्ली से पटना के लिए 12,000 और दिल्ली से बेंगलोर के लिए 16,000। और सिर्फ फ्लाइट नहीं, उन्होंने एयरपोर्ट पर 20 रुपए की पानी बोतल 100 रुपए में बिकने पर भी सवाल उठाया। ये वो आवाज थी जो उस मिडिल क्लास के लिए थी जो अपनी बीमार माँ को देखने जाने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पर मजबूर है। तीसरा मुद्दा था मोबाइल डाटा का। मार्च 2026 में राघव चड्ढा ने टेलीकॉम कंपनीज द्वारा अनयूज्ड डाटा फॉरबिड करने का मुद्दा उठाया। उनका तर्क था कि जो डाटा कंज्यूमर ने खरीदा वो अगले साइकिल में रोल ओवर होना चाहिए या फैमिली मेंबर में से ट्रांसफर हो जाना चाहिए किसी भी नंबर। सोचिए, ये वो आदमी है जो 300 रुपए की रिचार्ज करता है और अगर कुछ डाटा बच जाए तो रात के 12 बजे वो पानी में चले जाते हैं। राघव चड्ढा ये मुद्दा पार्लियामेंट में लाए। मार्च 2025 में उन्होंने AI रेवोल्यूशन पर भी भाषण दिया और कहा कि अमेरिका के पास ChatGPT है, चाइना के पास DeepSeek है और इंडिया को कंज्यूमर बनने की बजाय क्रिएटर बनना होगा। अब आते हैं उस स्टोरी पर जो इस पूरे एपिसोड की असली कहानी है। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबा ड्रामा था। राघव चड्ढा का आपसे जाना एक रात में नहीं हुआ। ये ट्रस्ट, ऑथोरिटी और पॉलिटिकल अलाइनमेंट के बीच एक धीरे धीरे बढ़ते टकराव का नतीजा था। मार्च 2026 तक राघव चड्ढा आप में थे लेकिन अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना रहे थे। वो पार्टी स्पोक पर्सन कम और इंडिपेंडेंट पॉलिसी वॉइस ज्यादा दिखने लगे थे। फिर वो 2 अप्रैल 2026 को आपसे अचानक राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया और उनकी जगह पंजाब MP अशोक कुमार मित्तल को बिठा दिया गया। यह कोई रूटीन चेंज नहीं था, ये एक क्लियर सिग्नल था। आपका आरोप था कि पार्टी ने राघव चड्ढा पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सेंटर के खिलाफ हार्ड मुद्दे न उठाने का आरोप लगाया और कहा कि वो सॉफ्ट PR कर रहे। चड्ढा का जवाब, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसका टाइटल था वॉइस रेज्ड प्राइस पेड, जिसमें पार्लियामेंट में उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट स्पीचेस की कंप्लीलेशन थी और साथ में लिखा था आई एम साइलेंट नॉट डिफीटेड। उन्होंने सवाल पूछा, क्या पार्लियामेंट में लोगों के मुद्दे उठाना क्राइम है? और आपने राज्यसभा सेक्रेटरिएट को लेटर लिखा, रिक्वेस्ट की थी कि चड्ढा को स्पीकिंग टाइम ना दिया जाए। ये बात बहुत गहरी है। एक पार्टी जो आम आदमी के नाम पर बनी थी, उन्होंने उस MP को स्पीक करने से रोकने की कोशिश की जो सबसे ज्यादा आम आदमी के मुद्दे उठा रहा था। राघव चड्ढा ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप जिसे मैं अपने खून और पसीने से पाला, जिसे मैंने अपनी जवानी
जवानी के 15 साल दिए, वो पार्टी अब अपने प्रिंसिपल, वैल्यू और कोर मॉरल से पूरी तरह भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि उनके सामने दो ही विकल्प थे, या तो पॉलिटिक्स छोड़ दें या फिर सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ जाए, और उन्होंने बीजेपी को चूज किया। आपकी तरफ से संजय सिंह ने इसे ऑपरेशन लोटस करार दिया। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके पंजाब गवर्नमेंट को डिसस्टेबलाइज किया जा रहा है, और जो लोग गए हैं वो ट्रेटर्स। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह जेन्युइनली एक डिसइल्यूज नेता का आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है? क्या यह वही ऑपरेशन लोटस है जिसकी आप बात कर रही है, जहां प्रेशर के जरिए अपोजिशन पार्टीज को कमजोर किया जाता है? दोनों प्रोबेबिलिटी को ऑनेस्टली देखना जरूरी है। एक तरफ राघव चड्ढा का आर्गुमेंट है कि आप करप्शन में डूब चुकी है, पार्टी पर्सनल गेन के लिए काम कर रही है और उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। दूसरी तरफ यह भी सच है कि आपके लिए सेटबैक ऐसे समय आया जब पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है, और 7 राज्यसभा एमपीज का एक साथ जाना पार्टी की पार्लियामेंट स्ट्रेंथ को बुरी तरह कमजोर कर देता है। लेकिन इन सब पॉलिटिकल कैलकुलेशन से परे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पार्लियामेंट में गरीब डिलीवरी बॉय की बात कौन करेगा? महंगी फ्लाइट्स टिकट का मुद्दा कौन उठाएगा? टेलीकॉम कंपनीज द्वारा डाटा चुराने का विरोध कौन करेगा? कंटेंट क्रिएटर्स के कॉपीराइट इशू पर कौन लड़ेगा? भारत को एआई में आगे लाने की बात कौन करेगा? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि पार्लियामेंट में ये मुद्दे अपने आप नहीं उठते। इन्हें कोई एक इंसान उठाता है जो डाटा के साथ तैयार होकर आता है, और जो आम आदमी को एक फेस देता है जिसे वो टीवी पर देखे और कहे ये मेरे लिए लड़ रहा है। राघव चड्ढा ने खुद पार्लियामेंट में कहा कि वो वहाँ इम्पैक्ट क्रिएट करने आते हैं, रुकुस क्रिएट करने नहीं, और ये एक बड़ा फर्क है। बहुत से एमपीज पार्लियामेंट में जाते हैं, माइक्रोफोन्स लेते हैं, चिल्लाते हैं, टेबल थपथपाते हैं और अगले दिन कुछ नहीं होता। राघव चड्ढा का तरीका अलग था। वो एक इशू उठाते थे, उस पर डाटा देते थे, मीडिया में उसे एम्पलीफाई करते थे और उसका रिजल्ट निकालते थे। गिग वर्कर्स का मुद्दा सिर्फ एक स्पीच नहीं था, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी में जाकर क्या वो यही काम कर पाएंगे? यहाँ ऑनेस्टली कहना होगा कि बीजेपी एक गवर्नमेंट पार्टी है। अपोजिशन की तरह एग्रेसिव क्वेश्चनिंग उसकी स्टाइल नहीं है। जब आप रूलिंग पार्टी में होते हैं तो आप सिस्टम के अंदर से रिफॉर्म की बात करते हैं, बाहर से चैलेंज नहीं। राघव चड्ढा जो आवाज आप में उठाते थे वो आवाज बीजेपी में उतनी ही तीखी रहेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि महंगी फ्लाइट की टिकट, गिग वर्कर एक्सप्लॉयटेशन, टेलीकॉम डाटा थेफ्ट, ये सब मुद्दे उठाने में ज्यादा ताकत तब होती है जब आप सत्ता के पक्ष के सामने अपोजिशन में खड़े हो। और इसलिए यह खबर सिर्फ पॉलिटिकल नीड के लिए नहीं है, ये उस 24 साल के डिलीवरी बॉय के लिए है जो जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट पे काम करता है। ये उस टीचर के लिए है जो गर्मियों की छुट्टी में घर जाना चाहता है लेकिन फ्लाइट की टिकट देखकर ट्रेन ढूंढने लगता है। ये उस स्टूडेंट के लिए भी है जिसने 299 के रिचार्ज करवाया और रात को 300 MB डाटा गायब हो गया। ये उस यूट्यूबर के लिए है जिसका वीडियो कॉपीराइट स्ट्राइक से अचानक रिमूव हो गया। इन सब के लिए एक फेस था पार्लियामेंट में, और वो फेस अब एक नई पार्टी में है। आपके लिए यह मूवमेंट पार्टिकुलरली पेनफुल है क्योंकि राघव चड्ढा पार्टी के नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप का सबसे प्रोमिनेंटली रिकॉग्नाइज्ड चेहरा थे। 2012 में एक यंग सीए के रूप में शुरुआत करने वाला यह नेता जो दिल्ली के असेंबली इलेक्शन जीता, जो पंजाब में आपकी लैंडस्लाइड विक्ट्री का हिस्सा था, जो राज्यसभा में पहुंचा, उसका यूं चले जाना आपके लिए सिर्फ संख्या के नुकसान नहीं, ये क्रेडिबिलिटी का नुकसान है। आपकी राज्यसभा प्रेशर अब बहुत कमजोर हो गई है और पार्टी के लिए यह ऐसे समय में आया है जब वो दिल्ली खो चुकी है और पंजाब में टिके रहने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह जैसे नेता इसे ऑपरेशन लोटस कह रहे हैं और ये आरोप पूरी तरीके से डिसमिस भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसी राजनीति का इतिहास भारत में मौजूद है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि जब किसी पार्टी के 70% एमपी एक साथ निकल जाए तो सिर्फ बाहरी दबाव ब्लेम करना काफी नहीं होता, कहीं ना कहीं अंदर से भी कुछ टूटा हुआ होता है। तो द ब्रेकडाउन में आज की फाइनल एनालिसिस क्या है, देखिए। राघव चड्ढा का जाना 3 अलग अलग लेवल पर समझना होगा। पहले लेवल पर यह है एक पर्सनल स्टोरी। यह एक एम्बिटियस नेता जो पार्टी पॉलिटिक्स के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से थक गया और उसने एक नया रास्ता चुना। दूसरे लेवल पर है आपके लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस है, एक पार्टी जो फाउंडिंग प्रिंसिपल से भटकती दिख रही है और जिसके भीतर ट्रस्ट का ऐसा टूटना हुआ 7 एमपी एक साथ निकल गए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पर यह उस आम आदमी के लिए एक सवाल जिसके नाम पर यह पार्टी बनी थी, जिसके मुद्दे राघव चड्ढा पार्लियामेंट में उठाते थे। अब उस आदमी का स्पोक पर्सन कौन है? जवाब अभी किसी के पास नहीं है और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मैं हूं अभिनव और ये था द ब्रेकडाउन एपिसोड फर्स्ट। अगर आपको एनालिसिस वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिर्फ हेडलाइन नहीं पूरी स्टोरी समझना चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक सोचते रहिए, समझते रहिए।